नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अलका अमीन है। हम किरण और आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है ख्वाब रास्ते और मंजिलें। तो हमने आपको अपने गैंग से मिलवाया और अब सारे गैंग मेंबर्स को आप जान गए हैं, लेकिन पर्सनली नहीं जान पाए शायद अभी आप कितने अद्भुत लोग हैं ये लोग। हाँ, तो एक कोशिश यही थी कि हो सके तो आप लोगों से ज्यादा परिचय उनका करवा पाए। ऐसे में हमारी एक यंग मेंबर यहाँ आई और लेकिन अलका यहाँ नहीं, मैं नहीं थी यहाँ पे दोस्तों, और मैंने सच में मिस किया। तो मैं सच में बहुत जानना चाहती हूँ किरण ने उनसे क्या बात की। तो पहले तो तुम सबको पहले ये भी बता दो कि कौन आया था जो मैं नहीं थी जब। बहुत स्पेशल हमारी मेंबर हैं, हमारी सीनियर हैं, नाम है नूतन सूर्या जी। नमस्कार आदाब। कि अपने गैंग मेंबर को नमस्कार करना बड़ा अजीब लगता है, हम तो सीधा हाई फाई करते हैं। हाई फाई करते हैं या फिर सीधा मिलते हैं, गालियां भी देते हैं। लेकिन हम तो बहुत अच्छे से गले मिलते हैं। गले भी मिलते हैं। जी जी जी, नूतन दी आई थी। Oh my God। और चूंकि वो मौका मिस नहीं कर सकती थी कि वो आई हैं और बात ना हो, और तुम्हारी वेट भी नहीं कर सकते थे उसमें। तो फिर ऐसा ही किया कि उनसे हमने कुछ सवाल पूछे। क्या तुम पहले तो ये बताओ, तुम चश्मा लगा के रखना चाहती हो, उतारना चाहती हो? उतार दीजिए। तो हाँ बताओ, क्या तुमने थिएटर की बातें की होगी उनसे? हाँ बिल्कुल पूछा हमने। हमने उनसे पूछा कि भाई आपके भी फैमिली में क्या माहौल था, आप थिएटर की तरफ धीरे धीरे आई, अचानक एक दिन आपकी आंख खुली और आप थिएटर में खड़ी थी। अच्छा, जैसे हमारे साथ हुआ। हमारे साथ ऐसा था कि फैमिली बैकग्राउंड कुछ था। नूतन दी के साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या बताया? ये सुनते। थिएटर ने मुझे खींच लिया एक्चुअली। अब जाना मुझे कहीं और था, पर थिएटर ने मुझे खींच लिया। हालांकि जहाँ जाना था वो भी थिएटर का एक हिस्सा ही है, क्योंकि नाटक में कहते हैं कि तीनों विधाएं मिल जाती हैं, नृत्य, संगीत और ये नाटक। तो मैं एक्चुअली म्यूज़िक में मेरा ज़्यादा रुझान था और मैं बाकायदा सीखती थी और बाकायदा मेरा मन था उसी में जाने का, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बिकम प्लेबैक सिंगर। हाँ, तो बिल्कुल 100% मैं चाहती थी कि मैं वही करूं, और मैं बहुत अच्छी तरह से उसमें रमी हुई थी। मैंने बाकायदा, मेरे म्यूज़िकल गुरुज थे, मेरे म्यूज़िक के संगीत सिखाने वाले गुरु होते थे, जिनसे बाकायदा गड्ढा वगैरह बंधवा के मैंने वो शुरू किया था। बहुत मैं सीरियस थी शास्त्रीय संगीत को लेके, लाइट म्यूज़िक को लेके। जो लोग बहुत जानते हैं शास्त्रीय संगीत और लाइट म्यूज़िक क्या आता है वो जानते हैं। तो मैं उनसे सीखती थी और मुझे पक्का था कि यही मैंने काम करना है। तो साहित्य कला परिषद यहाँ दिल्ली में जो एक संस्था है, वो स्टेट ओन, वो स्कॉलरशिप्स देते थे डांस में और म्यूज़िक में और नाटक की। तो जो नाटक में जिनको स्कॉलरशिप मिलती थी वो ऑटोमेटिकली NSD में आ जाते थे। तो मैंने म्यूज़िक के वो लिया, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा और मैंने उसका थिएटर का भी भर दिया। तो थिएटर का जब मैं भरी थी तो मेरे फादर एक्चुअली चाहते थे कि मैं जो हूँ इस विधा में, इसी लाइन में जाऊँ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में मैं एवरेज थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ख़राब थी, लेकिन एवरेज थी। मतलब मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं था उसमें, पर मैं फेल कभी नहीं हुई, और दैट इज़ द मेन पॉइंट कि मैं फेल किसी भी क्लास में नहीं हुई। तो पर वो चाहते थे कि मैं इस तरफ जाऊँ, क्योंकि उन्होंने मेरा वो टैलेंट देखा था और मुझे उन्होंने बाकायदा गुरुओं से सिखाना भी शुरू किया, बिकॉज ही वांटेड रियली कि भाई इसको सीखो, तुम इसको सिर्फ शौक के तौर पे मत छोड़ दो। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम म्यूज़िक का तो भर दो, तुम साथ में थिएटर का भी भर दो, क्योंकि उन्होंने देखा था कि मैं एक्टिंग वगैरह करती हूँ और स्टेज वगैरह पे मेरा रहता है। तो मैंने दोनों फॉर्म भर दिए। तो क्योंकि मेरी किस्मत में लिखा था और ये डेस्टिनी थी, तो मेरा म्यूज़िक में मेरा बुलावा नहीं आया और मेरा थिएटर में बुलावा आ गया। तो मैं बहुत निराश हो गई और मुझे तो बहुत बड़ा झटका लग गया, जोल्ट वो बिल्कुल लग गया मुझे कि ये क्या हो गया कि मुझे म्यूज़िक से बुलावा ही नहीं आया, जबकि मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा है एंड ऑल दैट। तो मेरे फादर ने कहा कि, मैंने कहा अच्छा चलो छोड़ो, मुझे ये नहीं करना, मुझे कुछ और करना। मैं तो अपने जो गुरु से सीखूंगी वही सीख के वहीं आगे मुझे बॉम्बे जाना है और प्लेबैक सिंगिंग बनना है, सिंगर बनना है एंड ऑल दैट। तो मेरे फादर ने मुझसे कहा एक काम करो, खाली मत बैठो, कर दो, इसको भी कर दो, फॉर्म को भर दो, इंटरव्यू दे दो, देखते हैं क्या होगा। तो मैंने कहा मुझे थिएटर करना ही नहीं, मुझे एक्टिंग करनी ही नहीं है।
तो उन्होंने कहा कि देखो NSD जो है वो बहुत बड़ी संस्था है, और मेरे फादर ने क्या किया था कि उन दिनों उन्होंने ये पता किया कि NSD है क्या। तो उनको लगा कि साहित्य कला परिषद से NSD में जाते हैं, तो उन्होंने कहा NSD है क्या। तो वो NSD की बिल्डिंग में आए और वहाँ पे बख्शी साहब हुआ करते थे, वो फॉर्म्स वगैरह देते थे, तो उनसे उन्होंने फॉर्म वगैरह लिया, मतलब एक सिलेबस जो भी होता था वहाँ पे वो लिया, और उन्होंने उनसे पूछा कि ये एक्चुअली है क्या। तो उन्होंने बताया ये वो एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे फादर NSD की तरफ उनका खिंचाव इसलिए भी हो गया था कि उन दिनों अलकाजी साहब ने ये पुराने किले में तुगलक किया था, तो वो इतना दिल्ली में पॉपुलर हुआ था कि माय फादर वाज वेरी इंटरेस्टेड, और वो चाहते थे कि मेरी बेटी की ट्रेनिंग अंडर अलकाजी साहब के होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ये NSD में है तो दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम कर लो, और वो मुझे कजोल करते हुए, मुझे मनाते हुए उन्होंने कहा, मैंने कहा पर एक्टिंग में फिर मेरे म्यूजिक का क्या होगा, क्योंकि मेरे गुरु भी नहीं चाहते थे कि मैं म्यूजिक छोड़ूं, क्योंकि मेरी आवाज़ उन्होंने उस तरह से तैयार की थी, वो माइक की और बड़ी सॉफ्ट सी आवाज़ थी। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करोगे, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं कर लेती हूँ इसको। तो मैंने वो दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें, और मेरा सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में हुआ। जो मेरी जगह जो फर्स्ट नंबर पे जिसका सिलेक्शन हुआ था, मतलब मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि मेरा NSD और आज मैं जो मैं थिएटर करती हूँ, एक्टिंग करती हूँ, इज ऑल क्रेडिट गोज टू नीना गुप्ता, क्योंकि नीना गुप्ता का सिलेक्शन हो गया था और नीना गुप्ता ने वो सीट छोड़ी और मुझे मिली। अच्छा, तो नीना जी फिर कब आई? तो नीना जी मेरे बाद आई। हाँ, वो सेकंड ईयर में आई, क्योंकि उनका कुछ स्टडी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो वो कंप्लीट करना चाह रही थी, उन्होंने उस साल एडमिशन लिया ही नहीं। तो उनकी जगह मेरा नेक्स्ट नंबर था, तो इसलिए मैं ऑटोमेटिकली NSD में हो गई, और NSD में मेरा एडमिशन हुआ, और NSD में एडमिशन मेरा 3 दिन बाद हुआ, क्योंकि नीना गुप्ता को इन्फॉर्म करते हुए उन्होंने उतना समय लिया, तो मेरा एडमिशन हो गया। और मेरे फादर, मैंने कहा कि पर मैं एक्टिंग में म्यूजिक का क्या होगा, तो मेरे फादर को भी नहीं पता था कि NSD एक्चुअली उनको लगा कि थोड़ी बहुत रिहर्सल होती होगी 3-4 घंटे की, उसके बाद आप सुबह भी फ्री हो, शाम भी फ्री हो, आप अपना म्यूजिक कंटिन्यू कर लो, तो क्या है। तो मैं सच बता रही हूँ किरण, मैं पूरे 1 साल यही सोचती थी कि नहीं मुझे तो म्यूजिक भी जाना है, थिएटर का क्या मतलब मेरे से, मेरा क्या लेना देना, तो मैं तो म्यूजिक ही करना। और मेरे जो टीचर्स थे वहाँ पर काफ़ी खफा हुए, जो मेरा वाइवा हुआ, मैंने तो बोल दिया नो आई वॉन्ट टू डू म्यूजिक। तो देखा तो फिर तुम यहाँ स्कॉलरशिप क्यों बर्बाद कर रही हो। तो ये सब हुआ था मेरे साथ, बट फिर क्या हुआ, मतलब मुझे नहीं पता था कि थिएटर मुझे इतना चूस लेगा, कि मतलब मेरा पूरा म्यूजिक तो एक तरफ रह गया, और फिर मैं पूरी तरह थिएटर में ही डूबती चली गई। क्योंकि नेचुरली वहाँ गए तो वहाँ तो देखा मैंने NSD की इतनी बड़ी लाइब्रेरी, और क्लासेस हो रही है बाकायदा, और फिर थिएटर शोज हो रहे हैं, तो उसको देखते हुए तो मैं मेस्मराइज्ड हो गई, क्योंकि मैं शौक था मेरा एक्टिंग का, लेकिन मैं ऐसे इस तरह का प्रोफेशनल थिएटर नहीं देखती थी, प्लेज नहीं देखती थी। तो प्लेज देखा तो मैं तो पागल ही हो गई। फिर ये हुआ कि फिर मेरा जो म्यूजिक था वो उसमें थिएटर में काम आने लगा। जैसे थिएटर में म्यूजिक होता है तो उसमें मैं सबसे आगे रहती थी, और क्योंकि मेरी ट्रेंड वॉइस थी, बट चूंकि ट्रेंड वॉइस थी उसकी वजह से मुझे परेशानी भी हुई, क्योंकि मेरी थिएट्रिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग नहीं थी और उस तरह की मेरी आवाज़ नहीं थी। तो फिर मुझे अलकाजी साहब और मोहन उप्रेती जी ने बहुत इसके बारे में बताया कि जाके वॉइस की ट्रेनिंग करो, और यू, तो दैट्स हाउ आई केम इनटू। तो एक तरह से मुझे खींच लिया थिएटर में। अच्छा, हाँ, ये नीना गुप्ता जी वाली घटना क्या अद्भुत है यार। सच में डेस्टिनी पे विश्वास करने का मन कर जाता है। करेक्ट, कुछ तो होता है ये चांस। हाँ, कुछ चीज है जो जुड़नी होती है। देखो वो हम बात करते हैं ना, सर्कल कंप्लीट होता है। हाँ, वही ना, इतनी सारी ऐसी चीजें होती है जहाँ आपको लगता है कि वो जिंदगी में एक घटना घटी थी, लेकिन दोबारा जब वो घूम के वापस वहां पहुंचे, एक सर्कल कंप्लीट, आपको लगता है कुछ संपूर्ण हो गया, कुछ कंप्लीट हो गया। बिल्कुल। तो ऐसा ही सर्कल नूतन जी के साथ जो गाने वाली बात की। हाँ। मतलब एक तो लम्हा है जब आप सोच रहे हैं कि आपको सिर्फ गाना गाना है, थिएटर करना ही नहीं है, या व्हाटएवर जो भी कुछ है, लेकिन फिर आप किसी तरह से थिएटर करने लगे, और अल्टीमेटली आप थिएटर में क्लासेस ले रहे हैं, स्पीच की क्लासेस ले रहे हैं। हाँ, और उनको बोला गया कि आपको वॉइस ट्रेन करना पड़ेगा ताकि गाने वाली आवाज से थिएटर वाली आवाज हो जाए। वो वॉइस ट्रेन किया, और अब
वो एनएसजी के स्टूडेंट्स को वॉइस ट्रेन करती है। बताइए सो हाउ ऐसे इसको हम कहते हैं सर्किल कंप्लीट होता है। हार चुका है। अच्छा, और तुमने उनसे एनएसजी के डेज के बारे में कुछ बात की होगी ना जरूर, मतलब जब जब वो थी वहां पे, जब हाँ ये मिस हुआ, ये मिस हुआ कि उनके दिन कैसे थे वहां पर, वो मिस हुआ। क्योंकि हाँ रेपेट्री में रही हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ वो वाला एक एस्पेक्ट में। रेपेट्री के बारे में थोड़ी सी बातचीत जरूर हुई। अच्छा। उन्होंने जो बताया कि रेपेट्री में वो इतने साल तक रही और क्यों रही, वो सब हुआ। और हमें लेकिन उनका याद है जब हम थिएटर में आए थे शायद 88 के आसपास, तो एनएसजी रेपेट्री के नाटक देखने के लिए जाते थे। इतना बड़ा वो ओकेजन होता, रेपेट्री का नाटक, और उसमें दिखती थी एक्ट्रेसेस हमें, हिमानी दी और डॉली दी, सीमा जी, हेमा जी, नूतन जी, यस। तो लगता था हम लोग ऐसे मंत्रमुग्ध बैठते थे कि ये कहाँ की देवियां हैं जो अवतार लेके यहाँ आई हैं। ऐसा कमाल करते हैं लोग। हम लोग बिल्कुल हमको देवी समान ही लगा करती थी। बिल्कुल सही है, मेरा भी बिल्कुल ऐसे एहसास होता था। तो हमने जब उनको ये बताया, उन्होंने बड़ी मजेदार बात बताई। अच्छा सुनो। और कमाल की बात है कि जो तुम्हें लगता था वो हमें लगता था उत्तरा जी को, मनोहर सिंह जी को, सुरेखा जी को, राजेश विवेक जी को, के को, और के रायना और पंकज कपूर और रघुवीर यादव, इनको हमें देख के लगता था ये कौन सी दुनिया है, किस जगह से आए ये लोग, कौन है ये लोग। मतलब हमारे लिए तो वो, हमने तो उनके प्रोडक्शन देखे हैं, गोल्डन से भी गोल्डन पीरियड था उस समय। तो रेपेट्री में होना, रेपेट्री में एडमिशन होना, या रेपेट्री के लिए बुलाए जाना, या आपको इनके मतलब इनको देख के आपको काम करने का, सीखने का मौका मिलेगा, तो ये सब हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो अब कुछ और हम सोचते ही नहीं थे। तो हमारे लिए वो देवी देवता थे, उनके लिए कोई और देवी देवता थे। तो हाँ, वो एक एडमिरेशन जो रहता है ना, वो कितना इंटरेस्टिंग होता है, वो आपको कितना ज्यादा आपके काम के, आपकी कला के करीब लेकर आता है, पैशन कितना बढ़ा देता है वो। मैं भी, तुम जितना अच्छा करते हो, मैं भी काश किसी दिन इतना अच्छा कर पाऊँ वाली फीलिंग है ना, सपना सीनियर्स को देख के जो एक होता है, ख्वाहिश जग जाती है। हाँ। ऐसा कुछ करे। और पर हल्का हमें मालूम नहीं, एक्चुअली मालूम नहीं है क्या? अब तब इतना टीवी और इतना सिनेमा और इतना वेब सीरीज ये सब नहीं था। हाँ। अब तो बहुत कुछ है, मीडिया एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। हाँ। और थिएटर में कम लोग रुकते हैं अब। हाँ, ऐसे में क्या स्थिति है, क्या सीनियर्स को देख पाते हैं थिएटर में? नहीं किरण, मुझे लग रहा है तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रही हो। सीनियर्स अब शायद होने बहुत कम हो गए हैं। मतलब ऐसे आपके अगर मान लो मैं तुमसे एक सीढ़ी ऊपर पढ़ रही हूँ या काम कर रही हूँ एक ही संस्था में, तो मैं बस उतनी सीनियर तो तुमसे रहूंगी, लेकिन उसके बाद में लगभग सभी लोग आजकल क्योंकि दूसरी दिशाओं में बढ़ रहे हैं और वहाँ पे ज्यादा उनको ज्यादा इतना खुल गए दरवाजे, इच्छा भी होती है। तो हाँ, एक वो सीनियर सुख तो शायद उतना ज्यादा नहीं है। हमारे लिए वो सीनियर सुख बहुत कमाल था। लोग बरसों तक टिके हुए वही काम कर रहे थे, उतनी शिद्दत से कर रहे थे, है ना। क्योंकि ये हम लोग जब वहाँ पहुंचे हैं, तब जो सीनियर्स वहाँ से विदा हुए, ये वो सीनियर्स थे जिन्होंने टीवी के आगमन को देखा है। टीवी तब होना शुरू हुआ था, सीरियल बनने शुरू हुए थे। इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात उधर ने बताई हमें। अच्छा, हाँ, कैसे सीरियल बनते थे और कैसे लोग सोचते थे उसके बारे में। ओके।